नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 8th वन। और ये हमको अच्छे से पता है कि हमारा वीडियो बहुत बहुत दिनों बाद आ रहा है। मतलब जो हम लोग कंटिन्यूएशन निभा रहे थे लास्ट के 3 चैप्टर से, इस 4th चैप्टर में हमारा थोड़ा सा फ्लो टूटा है, ब्रेक हुआ है। अब उसके पीछे बहुत सी रीज़न है, अगर रीज़न में बात करने बैठेंगे तो टाइम बीत जाएगा। बट अगेन उस फ्लो को बनाने के लिए हम इस वक्त एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक अब हम लोग का जो ये कॉन्टिन्यूएशन था इस चैप्टर का बनेगा, और इसका हम लोग हो सकता है विद इन 1 वीक और मैक्सिमम 8-9 क्लासेस में चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे। तो बिना अब ब्रेक के इसको वाइंड अप करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास अगर किसी को याद अच्छे से होगा तो मैंने कहाँ तक पहुँचाए थे, क्वेश्चन नंबर 33 तक, है ना, जहाँ हम तुम लोग ये बात कहते हुए उस क्लास में वाइंड अप किए थे क्वेश्चन को, दैट अब तुम लोग उस क्वेश्चन को फेस कर लिए उस दिन 33 क्वेश्चन नंबर, जिसमें कि हमने जितना टॉपिक पढ़ा है स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स, जीपी निकालना, एनपी निकालना, रिजर्व्स बांटना, रिवोल्यूशन को निकालना, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे गुडविल प्रोवाइड करना ताकि वो जाए हंसते खेलते, तो ये सब हमने वहाँ पे किया था, है ना। अब उन सबको तुमने मर्ज करके एक क्वेश्चन फेस कर लिया, दैट इज क्वेश्चन 33। इस चैप्टर में एक टॉपिक सब रह गया है। बहुत बार क्या होता है, जब वो पार्टनर चला जाता है, रिटायर्ड पार्टनर चला जाता है, जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं वो आम तौर पे अपने कैपिटल को प्रपोर्शनेटली चेंज कर लेते हैं कभी कभी। तो हम लोग को यही पे फोकस करना है, बट बिकॉज हम लोग अभी एक सवाल लगाए तो उस दिन ना एज अ मिक्सअप वाला, तो प्रपोर्शनेट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम तुम लोग के लिए एक सवाल और करवाना चाहते हैं उस टाइप का, ताकि रिकॉल भी कर लो उस दिन के कॉन्सेप्ट को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम तुम्हें ये सवाल करवाने बाद क्लास के एंड में ये बोल पाएँ कि टिल क्वेश्चन 33 से लेके कहाँ तक बता रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने सवाल पिकअप किया था बिग वाला, जहाँ सब मिक्सअप था, तो वहाँ 33 ओपन करो। 33 क्वेश्चन नंबर से लेके ये हम बात कर रहे हैं अकाउंट के डीके गोयल का न्यू बुक का, तो 33 से लेके टिल 41 तक, 41 तक जो भी सवाल हैं वो एक्चुअली हमारा एक जैसा है। उसमें वही तुम्हें नॉर्मल, अब न्यू एक पार्टनर जा रहा है तो उसके जाते वक्त रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ मैंने क्या बना कर रखा है बताएंगे क्वेश्चन लगवाते वक्त, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट इफ नीडेड, और बाकी कुछ इसमें बेसिक कैलकुलेशंस, कहीं कहीं पे एंट्रीज भी कह सकता है। और थोड़ा फ्लैश में जाओ, याद करो मैंने बताया था कि अगर एंट्री बोलेगा तो इस तरह करने के बजाय एंट्री कैसे करोगे, मैंने वहाँ पर गाइड किया था 33 क्वेश्चन नंबर पे, जहाँ मैंने एक ही सवाल को सॉल्व करवाया था दोनों तरीके से। यहाँ भी अगर मोमेंट मतलब कोशिश करेंगे, मौका बन पाएगा तो हम तुम्हें इस क्वेश्चन को भी करा देंगे आफ्टर लेजर्स बनवाने के बाद इसका एंट्रीज। हालांकि एग्जाम में एंट्री अगर आ भी जाता है वो आसान पड़ता है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए लेजर पे, बिकॉज मोस्टली एग्जाम में यही आता है। और जब चैप्टर खत्म होगा तो हम तुम लोग को अगेन इस चैप्टर का भी जब PYQ लगवाएंगे, अभी तुम लोग को पता होगा शायद जस्ट 2-3 दिन पहले क्या हुआ है पता है, तुम्हारे 12th के सीनियर्स जो कि पास आउट जो नहीं हो पाए थे, जिनका कंपार्टमेंट लग गया था, तो उनका भी 28 जुलाई को क्या था कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। उसमें भी जो मैंने पूरा क्वेश्चंस देखा है एडमिशन का, रिटायरमेंट जो पढ़ा है, मतलब फिलहाल एडमिशन का, रिटायरमेंट का, न्यू प्रॉफिट रेशियो का, मतलब चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो वाला, एंड फंडामेंटल पार्टनरशिप, ऑनेस्टली कह रहे हैं एक भी सवाल आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। बट ये हम तब कह पा रहे हैं जब उतना पढ़ा चुके हैं। एक बच्चा कभी इस बात को एहसास करेगा जब उसने पूरा क्लासेस ढंग से अटेंड किया था और ढंग से पढ़ा हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमको इस बात का अफसोस करा दे कि अरे टॉपिक मैंने पढ़ना छोड़ दिया था क्या, मतलब भूल गए थे क्या, एक भी ऐसा नहीं था। बट हम ये बात कर रहे हैं फिलहाल उन चैप्टर्स को जो पढ़ा चुके हैं, उनमें से सवाल कोई भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं आया था। तो यहाँ का भी जो क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे चैप्टर खत्म हो जाने के बाद PYQs का, वहाँ तुमको लगवाएंगे हम। बट फिलहाल अब सवाल पे आ जाओ। मैंने पहले से इतना बना कर रखा है बिकॉज मुझे पता था पहले से ही कि इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड नेचर पे दिया है, जहाँ पे फिर एज पर फिक्स्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल 2 बनते हैं ना, एज पर फिक्स्ड मेथड अकॉर्डिंग, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। ये अप्रोच में कहाँ जाना था चैप्टर 1 में, पार्टनर्स एंड फंडामेंटल्स में। तो यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड कहीं लिखा होगा तब मैंने ये 2 बना कर रखे हैं। ये तुम भी कैसे जान पाओ, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तुम्हें फिक्स्ड वर्ड दिखेगा कैपिटल के बगल में, देखा जाएगा। बाकी मैंने लेजर्स क्यों बना कर रखा है, बिकॉज क्वेश्चन का लास्ट पहले पढ़ लिया करो, करना क्या है। क्वेश्चन 33 ओपन करो, और अगर क्वेश्चन टैली करना है, जिनका मान लो बुक अलग एडिशन का होगा तो क्वेश्चन टैली करना है, तो हम जो सवाल पिकअप किए हैं उसमें जो पार्टनर्स का नाम है वो है X, Y एंड Z, X, Y एंड Z। तो ये क्वेश्चन मैच करो पहले,
और यहाँ पे जो गिवन दिया हमें क्वेश्चन में, गिवन 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड जिनका में रेशो दिया हुआ है इक्वली 1 1 1, दैट इज ओल्ड रेशो। तो आई होप इतने डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच कर गया। अरे सॉरी, मैंने जो ओपन किया था वही वापस लिख दिया, ठीक है सॉरी। 39 करना था ना, तो वहाँ ए बी सी है, मुझे मिटाना पड़ेगा। यही डिफरेंस है तुम्हारे मेरे बीच में कि तुम आलसी हो। कोई बात नहीं, ए बी एंड सी, ठीक है। 3 पार्टनर्स हो गए ना, तो इनका रेशो भी अलग दिया होगा शायद, है ना। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं से, हम बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें पहले फर्स्ट टाइम पढ़ लिया करो ताकि जान पाओ पार्टनर्स कौन है और नाम क्या दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ Messes ABC sharing profit and loss in the proportion to their fixed capital। एक तो पहले आप फिक्स्ड वर्ड दिख गया ना, फिक्स्ड कैपिटल, तो मतलब यहाँ पे जब भी आगे चल के बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल इफ कहेगा तो वहाँ पे बिकॉज क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल कहा है, फिक्स कैपिटल विच मीन्स यहाँ पे जो अप्रोच लगेगा वो फिक्स कैपिटल मेथड लगेगा, जहाँ पे क्या क्या बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल और एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, हमें इस बार पार्टनर्स का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, वो डायरेक्टली नहीं दिया है। पढ़ो क्या लिखा है, इट वॉज प्रपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल, जो कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, जाके देखो कितना दिया है। एबीसी का ए का दिया है 360, कितना दिया बी का 240 एंड सी का 120, ये दिया है ना। तो तुम्हें कह रहा है उनके कैपिटल का रेशियो निकालो, वो होगा उनका ओल्ड रेशियो। तुम्हारा थोड़ा काम बढ़ा दिया गया, तो जब मैंने उनका कैपिटल पिकअप किया उसको लिखा रेशियो के स्ट्रक्चर में, सॉल्व कर लो। आई होप ये सब कट रहा है 12, तो पहले 4 0 कट गया, ये सब कट रहा है 12 से, तो ये आएगा तुम्हारा 3 2 1। तो जो चीज़ तुमको डायरेक्टली दे सकता था तुम्हारा थोड़ा सा काम बढ़ा दिया, इस तरह से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास उन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो अवेलेबल है। अब बेटर रहेगा बैलेंस शीट पे जाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले डायरेक्टली नीचे आ जाओ, करना क्या है। तो लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेंशन भी कर दिया था, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगेन बैलेंस शीट यहाँ पे कहा है, हम हर बार कोशिश करते हैं बैलेंस शीट बताने का, बट आई होप टाइम बच नहीं पाएगा, बट बिलीव मी बैलेंस शीट अब नहीं पूछता बोर्ड एग्जाम में, तो कोई उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसमें होता ही क्या है, अपडेट करना होता है, इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे मॉडिफाई करके लिखना होता है, दैट्स इट। जो चेंज हुआ है चेंज कर दो, जो नहीं हुआ है उसको लिख दो एज इट इज़, बस इतना ही करना होता है। बट फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे बनाना है लेजर्स, तो मैंने लिखा सही है ना। अब प्रोसेस पे आ जाओ, हम पहले भी कहते हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, क्वेश्चंस के पैटर्न नहीं बदलते हैं। जो अप्रोच वहाँ बताए थे 99% यहाँ पर रिपीट है। मतलब अगर हम क्वेश्चन 33 के बाद 39 डायरेक्टली आ रहे हैं तो ये सोच समझ के आ रहे हैं, 34 35 36 37 38 इस सब में बस समझ लो कि यही सब बातें और दे दिया है। तो मतलब एक तरह से हम उसको 3-4 क्वेश्चन और लगवा दें, बस रिवीजन हो जाएगा, कुछ नया नहीं जानोगे वहाँ पे, क्योंकि है वही चीज़ जो आज बताएंगे हम लोग वहाँ सीखे हैं 33 क्वेश्चन नंबर पे। सिर्फ 2 क्यों लगवा दे रहे हैं एक और हम, कि दोबारा से तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, हाउ टू मेक रिवोल्यूशन, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल एंड हाउ टू डील विद द रिटायर्ड पार्टनर, उनको कैसे डील किया जाए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो दिया है अब उसको इग्नोर करो, वो हमारे काम का अभी नहीं है। सीधा नीचे आ जाओ, क्या लिखा पढ़ो। ऑन April 1, 2022 इट बी वॉज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स के बारे में जो भी कहा है पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले जो रिटायर हुआ है उसको मेंशन कर लो। यहाँ पे बी वॉज रिटायर्ड, क्या लिखा उसके आगे, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन, मतलब फर्म बंद नहीं हो रहा है, ए और सी फर्म को चला रहे आगे चल के बी के जाने के बाद। अब एक चीज़ ध्यान देना, तुम डायरेक्टली अपने मन से बी को कैंसिल करके यहाँ से 2 गायब करके ए और सी का रेशियो 3:1 हो जाएगा, न्यू रेशियो, और ये गेनिंग रेशियो, ये मत मान लेना अनलेस जब पूरा क्वेश्चन पढ़ ना लो। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा अबाउट एनआर को लेके, जीआर को लेके, या उस बी के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स अपने में कैसे एक्वायर करेंगे, कुछ नहीं कह रहा है।
तब इन दैट केस केस 1 मान करके बी को एलिमिनेट करो, जो रह गया वो ए सी का एन आर और जी आर बन जाएगा। बट अभी वो काम नहीं कर रहे, क्यों? पहले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हैव बीन अग्रीड अपॉन द बिफोर द असरटेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेएबल टू बी। ये सब वो चेंजेस को कंसिडर करना है। अब टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट मुझे दिख रहा है, 7 पॉइंट देख सकते हो। मैंने अभी बैलेंस शीट स्किप किया हुआ है, उसका काम कब आएगा? जब ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और जो 7 पॉइंट है, बिना किसी पॉइंट को कंसिडर किए बिना आगे बढ़ना मत। मतलब जब तक कोई भी पॉइंट पर कंप्लीट कवर ना हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट शिफ्ट मत होना एट एनी कॉस्ट, वरना गड़बड़ हो जाता है। चलो पढ़ते हैं पहले ही पॉइंट, जरा पढ़ो क्या लिखा है। आउट ऑफ द फर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, 10,000 बीइंग कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ये क्या होता है? अब ये देखो प्रॉपर इतना लंबा लाइन लिखा है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। हमने पिछले साल एक प्रीमियम पे किया था इंश्योरेंस के नाम पे। कौन सा इंश्योरेंस था? फायर इंश्योरेंस। प्रीमियम पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को, बट बिकॉज में लिख रहा है कि 10,000 का अमाउंट स्टिल अनएक्सपायर्ड है, विच मीन्स हमारा वो पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ है, वो पैसा हमारा भी एसेट्स की तरह नेक्स्ट ईयर में भी यूज हो जाएगा। होता नहीं है स्कूल में क्या होता है कि तुमने ज़्यादा पैसा पे कर दिया मंथ का, तो पैसा नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होता है? होल्ड पे रहता है। अभी नेक्स्ट मंथ आया नहीं है तो उसको अनएक्सपायर्ड कहा था। भाई पैसा आपका रखा हुआ है, जब नेक्स्ट मंथ आएगा वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा और वहाँ तुमको उतना पे नहीं करना पड़ता, फिर होता है ना। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं, हमने एक्सेस पे कर दिया होगा शायद 10,000 रुपया, जो हमारे लिए फ़ायदा नुकसान है। प्रीपेड है एक तरीके से ना, और प्रीपेड हमारा एक तरह से एसेट होता है। तो अगर 10,000 का हमारा अचानक से एक एसेट्स आ रहा है प्रीपेड नाम से, तो ये फायदा हुआ ना। तो रीवैल्यूएशन का जो भी रूल्स था वो अगेन रिकॉल कर लो। रूल्स क्या था, लिख के रखा करो ताकि याद रहे। एसेट्स बढ़ेगा, सॉरी घटेगा या लायबिलिटीज बढ़ेगा तो इधर आएगा, और वही अगर एसेट्स इंक्रीज करे या लायबिलिटीज डिक्रीज करे तो इधर आएगा। यहाँ हमारे पास एक प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे एक आ रहा है 10,000 रुपये का। अब इतना समझा रहे टाइम लग जा रहा है। तुम लोग जब इस एग्जाम बैठते हो, तुमने पॉइंट पढ़ा, दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई एक प्रीपेड एसेट्स आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तुरंत वहाँ लिखो, आगे बढ़ जाओ। ये सब चीज़ें तुमको सॉल्व करना होता है विदिन 2 to 5 सेकंड्स के अंदर, पढ़ने के तुरंत बाद। तो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले? बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, कौन सा ये? फायर इंश्योरेंस ना, 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट पढ़ो, ये पॉइंट हो गया। अब जो पॉइंट तुमने कर लिया, अब उस पॉइंट से में कोई मतलब नहीं है, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड, बढ़ाना है एसेट्स को, बाई लिखा है 10%। तो ऊपर जाके देखो बैलेंस शीट में, अब यहाँ मजबूरी है कि तुमको बैलेंस शीट जाके देखना ही पड़ रहा है, बिकॉज परसेंटेज दिया है। तो ऊपर जो जाके देखो कितना अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग का, 5 लाख, उसका 10% कितना होता है? माइंड में करना सीखो, 50,000। और इतने से अप्रिसिएट किया, डेप्रिसिएट नहीं, बढ़ा है, तो इधर आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। सिंपल थे भी, आसान। नेक्स्ट पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी ब्रॉट अप टू 5%। ये अप टू क्या होता है? हमें प्रोविजन को 5% तक पहुंचाना है। तो ऊपर देखो क्या प्रोविजन पहले से है? ऑफ कोर्स है। 2,000 रुपीज़ का ऊपर प्रोविजन था डेटर पे। क्वेश्चन में क्या रहा है? 5% पहुंचाना है। जरा चेक करो, डेटर ऊपर दिया है 1 लाख, 1 लाख का 5% प्रोविजन कितना होता है? अच्छा, 1 लाख का 5% कितना आता है? 5,000। तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है यू हैव टू इंक्रीज द प्रोविजन अप टू 5,000। ऊपर है कितना पहले से? तो तुम्हें 2,000 से कितना पहुंचाना है? 5,000 बचाना है ना। तो कितने से इंक्रीज कराना है? वो जो 3,000 से बढ़ाना है, दैट इज लाइबिलिटी। प्रोविजन को फ्रॉम 2,000 इंक्रीज करना है 5,000 तक, तो यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 3,000। और लाइबिलिटी बढ़ाना है तो कहाँ पे आएगा? तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? ये बहुत ध्यान देना, ऊपर अगर ओल्ड प्रोविजन नहीं होता 2,000 रुपये का, तो यहाँ लिखते 5,000 पूरा। क्यों? बिकॉज 5,000 का प्रोविजन मेंटेन करना था, बट ऊपर ऑलरेडी 2,000 का प्रोविजन था, हमको पहुँचाना है 5,000 तक, तो हमें जो गैप है सिर्फ उतना फिलअप करना है और वो लायबिलिटी क्रिएट करना है। तो यहाँ कितना आएगा? 3,000 से। बट चलो एक काउंटर करते हैं। ये बताओ आयुष, इसमें क्या रहा है कि 5,000 पहुँचाना था 5% के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर ओल्ड दिया होता 6,000,
पहले से 6,000 दिया होता बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन का अमाउंट, और तुम्हें पहुंचाना सिर्फ 5,000 तक, क्या करते हैं? अब वो जो 1,000 सरप्लस है, 1,000 सरप्लस हो गया ना, तो कहाँ जाएगा? तो इतना दिमाग लगा लिया करो। ऊपर रहता ही नहीं तो ये कंप्लीट आएगा 5,000 से, ऊपर 2,000 से था तो जो गैप है उतना आया सिर्फ, और बिकॉज 2,000 से 5,000 पहुंचाना है तो इसलिए इधर ही आएगा, बिकॉज इट क्रिएट द लाइबिलिटी। तो इतनी चीज़ें माइंड में क्लियर रखा करो। नेक्स्ट पढ़ो। द मशीन वॉज डेप्रिसिएट, मशीन को डिक्रीज की बात कह रहा है तो सिंपल है, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है ना, तो टू मशीन कितने से 5% ना, मशीन दिया कितने का 2,40,000, उसका 5% कितना होता है? 2,40,000 का 5%, आई होप आता है 12,000। हाँ, क्योंकि 2,40,000 का 10% 24,000 होता है, उसका आधा कर दो, कितना आता है? 12,000। नेक्स्ट पढ़ो, ये भी आसान था। द प्रोविजन फॉर 15,000 इज टू मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ फॉर रिपेयर। मैंने पहले भी कहा है, जब जब प्रोविजन मेंटेन करने की बात कहीं भी कहते हैं, प्रोविजन मीन्स लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्रिएट करने की बात कह दी, फायदा नहीं नुकसान है ये ना। तो ये जो हमारा एक और प्रोविजन दे रहा है, बस नाम अलग है, ये जो प्रोविजन है ये किस बात का है? फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कितने का है? 15,000 हो गया। अब ये पॉइंट होने के बाद जो 6th पॉइंट है वहाँ बात किया है गुडविल का, वो भी कौन सा गुडविल? वैल्यूड। उस गुडविल का इससे कोई मतलब नहीं है, दोबारा कह रहे हैं, जो पढ़ लेते हैं हम। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी एट 180,000, 1,80,000। तो यहाँ पे कोई एसेट की बात नहीं कर रहा है, ये तो फर्म के अपने गुडविल की वैल्यूड की बात कर रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे लायबिलिटी ऐसे है नहीं, तो ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट में जो कह रहा है कि बी को हमको पे करना है 50,000, बी इज टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, यहाँ भी कोई लायबिलिटी एसेट्स की बात नहीं कर रहा है, विच मीन्स हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए एक एक करके बिना किसी स्किप किए, और जब सब कुछ हो गया मतलब इसमें और कंटेंट अब नहीं आने वाला। इसी तरह दिमाग लगाया करो एग्जाम टाइम पे भी। मैंने देखा है बहुत बच्चों को परेशान रहते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं इस एक रिवोल्यूशन में। जो बाहर कंटेंट था तुमने उसको पढ़ा, जितना कंटेंट में आ सकता था ला दिए, खत्म। अब तुरंत इसको बैलेंस करो, 10 और 50 यहाँ कितना हो गया? 60,000, 3, 12, 15 ये होता है 30,000, तो 60,000 एंड 30,000। बड़ा कहाँ पे है? उधर। तो जहाँ बड़ा होता है वहाँ बैलेंस नहीं जाता है, वो टोटल लिख दो नीचे 60,000। और अब कंपेयर करो, यहाँ था 30 बट जो टोटल है वो 60 है ना, तो जो गैप आ रहा है कितना गैप आ रहा है? 30,000 का। वैसे मैंने इतना नीचे को लिख दिया है, चलो कोई नहीं। इस गैप को हम कहेंगे प्रॉफिट, जो इधर आ रहा है प्रॉफिट, इसका हम करेंगे क्या? ट्रांसफर टू, इस बार मत लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये क्वेश्चन किस पे है? फिक्स मेथड पे है ना, तो इस बार लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नाम क्या क्या है? ABC, तो A करंट, B करंट एंड C करंट अकाउंट हो गया। इन तीनों में इस 30,000 को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द विच रेशो। ये ध्यान देना, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट लॉस पे हक अधिकार उस रिटायर्ड पार्टनर का भी है, तो मैंने उसका भी नाम लिखा है B को भी, और उसको तुम्हें बांटना होगा इन द ओल्ड रेशो, दैट इज 3:1, 3:1 मतलब कोई बांटा है? कितना आ रहा है? एक मिनट, 15, 10 एंड 5,000, ठीक है, तीनों का ऐड कर लो, इतनी आता है 30,000। ठीक, ये बहुत सिंपल टास्क है। यहाँ तुम्हारा देखो, तुम लोग बस इमेजिन करके देखो ना, हम लोग ये वाला पार्ट चैप्टर 2 से करना शुरू किए हैं, चैप्टर 4 चल रहा है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तुम लोग का इस पर कमांड अब तो हो जाना चाहिए। यहाँ भी जो बताने जाएंगे इसमें भी ये भी हमारा कुछ नया नहीं है, स्टिल दोबारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब जब आएगा सीखो दोबारा, जब तक आ रहा है। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जब वो आएगा डिसोल्यूशन, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, वहाँ पे एक नया अप्रोच आएगा जिसको बताएंगे वहाँ पे। अभी यहाँ पे आ जाओ, तो ये तो बन गया। अब बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, इट्स बेटर। जो 2 पॉइंट मैंने स्किप किया था, अब थोड़ा से बात कर लेते पहले। पढ़ो, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 180। यहाँ हमें फर्म का क्या दे दिया है? फर्म का गुडविल कौन सा अमाउंट और दिया कितना है? ये तो फर्म का दिया है ना,
तो ऑब्वियस ही बात है जो पार्टनर रिटायर कर रहा है दैट इज B1, तो वो अपना गुडविल मांगेगा रिमेनिंग पार्टनर से। तो B के हिस्से गुडविल है कितना, ये तो फर्म का दिया है ना, तो B के हिस्से का गुडविल निकालना अगर है, उस फर्म के वैल्यूड गुडविल में कितना B को मिलना चाहिए, कैसे निकालोगे, सिंपल है। अगर B का निकालना है शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, तो कैसे निकाला जाए, उस पूरे फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो उस B के शेयर से, जो कितना है 2/6, सॉल्व की कितना आएगा हमारा 1/3, तो ये आएगा 60,000। इस 60,000 को 60,000 को कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स रह गए हैं। क्या हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ तो नहीं है टिल नाउ, कहीं भी जिक्र किया है NR का, GR का, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, या फिर वो जो B जा रहा है तो B के शेयर को दैट इज 2/6, उस B के शेयर को रिमेनिंग A और C अपने में कैसे एक्वायर करेंगे, कुछ भी कहीं लिखा है नहीं ना। तो तुरंत दिमाग लगा लो कौन सा केस है, पहला केस है, नॉट इक्वल, पहला केस है जहाँ हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो ये A और C का शेयर बचा दैट इज 3:1, ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो ये जो 60,000 है जो B को मिलना है, ये A और C प्रोवाइड करेंगे B को इन द गेनिंग रेशियो, और यहाँ पे GR है कितना 3:1 है ना। तो तुम्हें इस 60,000 को बांटना है 3:1 में, A और C कितना देंगे बताओ, 60,000 का 3/4 A देगा, और उस 60,000 का 1/4 C देगा, जो कितना आता है 45,000 एंड 15,000, ये प्रोवाइड करेंगे A और C ना। अब यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे बाद में, एक काम करते हैं एंट्री बना लेते हैं, इस चीज़ का काम आएगा चल के, बिकॉज बनता है काउंटर एंट्री। ये जो 60,000 है ये B को मिलना है, हाँ है ना, गुडविल के नाम पे B पाएगा ना। और जब जब कोई पार्टनर कुछ भी पाता है तो उसका नाम कहाँ लिखाता है, एग्जैक्टली। तो कैन बी राइट हियर, अगर एंट्री मुझे पास करना है, गुडविल का बात कर रहे हैं सिर्फ, गुडविल के अमाउंट का, तो नीचे आएगा टू B करंट अकाउंट, करंट बिकॉज क्वेश्चन में उस मेथड चल रहा है, कितना 60,000, और इसको पैसा दे कौन रहे हैं, A और C, तो उनका खुद का जो करंट अकाउंट है वो घट जाएगा, तो ऊपर लिखाएगा कितने से 45 एंड 15। ये एंट्री रखे रहो, काम आएगा पोस्ट करते वक्त यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बट अभी मैंने से पता क्या किया, उस 6th वाले पॉइंट को सॉल्व कर लिया, बाकी अभी आगे देखा जाएगा। लास्ट पॉइंट जो लिखा था कि B को 50,000 पे करना है एंड बैलेंस को ट्रांसफर करना लोन अकाउंट में, कहाँ को समझ ना, तो इसकी बातें करेंगे बाद में, पहले इतना लिखो। चलो ठीक है, यहाँ तक हो चुका, ओके। अब यहाँ तुमने जो भी सॉल्व किया बेसिक सॉल्व हुआ, अब आता है मेन यहाँ पे हिस्सा कि हाउ टू मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि ये हम बनवाए हैं बिकॉज क्वेश्चन में मेथड हमारा फिक्स मेथड का था, नहीं होता तुम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा कुछ उसमें सॉल्व किए होते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, अगर हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, तो इसमें क्या होता है, जब भी फिक्स मेथड की बात करता है तो उसमें दो बनते हैं अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आता है एक चीज़ मेनली, उसका नाम क्या होता है, उनका करंट अकाउंट बैलेंस है ना, आई एम सॉरी कैपिटल अकाउंट बैलेंस आता है। तो यहाँ देखो A का B का C का दिया था ना, बट बिकॉज B रिटायर कर रहा है ना, तो कोशिश करो B के कैपिटल बैलेंस को यहाँ लिखना करंट अकाउंट में, ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम B का सारा जो वाइंड अप है वो यहाँ पे ही दिखा देंगे। बस A और C का जो है ऊपर लिखो, यहाँ क्या आएगा, बैलेंस बाई बैलेंस BD, कितना A का दिया है 360 एंड C का 120, B का छोड़ दो। और याद रखना फिक्स मेथड के तहत जब ये बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले, तो उसमें उनका बैलेंस आता है कैपिटल का, प्लस अगर कोई ड्राइंग वो कर रहे हैं परमानेंट बेसिस पे वो आता है, जो कि यहाँ पे किया ही नहीं है, ड्राइंग दिया ही नहीं है। एक और आता है, बताओ क्या आता है आयुष, बैलेंस आता है
अगर ड्राइंग है परमानेंटली वो आता है, बट यहाँ पे है नहीं मान लो। एक और था इसमें आता है, याद करो चैप्टर 1 जब पढ़ाए तो वहाँ बताया था फॉर्मेट। अगर वो पैसा और ला रहे हैं एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ पे आता है। मोस्टली दोनों दिया नहीं होता है तो यह छोड़ दो। बैलेंस लिखने के बाद सिंपली इसको बैलेंस क्लोज कर दो। यहाँ पे इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं काम नहीं होता है। हाँ सब बता रहे था। पहली बात तो ये जो तुमने कहा वो सिर्फ इसमें आता है। सिर्फ बैलेंस यहाँ पे आ गया, पार्टनर्स का बैलेंस, मेन बैलेंस। बाकी जितना तुम कह रहे हो, जैसे क्या कह रहे हो, पहला रिवैल्यूएशन का क्या कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस। दूसरा रिजर्व सरप्लसेस का या लॉसेस का जो अमाउंट होता है बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड के तौर पे, अपीयर्ड के तौर पे वो यहाँ पे आता है। एक और क्या आता है, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उस रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ आता है। आमतौर पे याद करो, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन नंबर 4 चीज आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उस 4 में से एक तो यहाँ ला चुके हो, जो बाकी 3 रह गया प्रॉफिट लॉस इवैल्यूएशन का, रिजर्व सरप्लस जो दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर, एंड रिटायर्ड पार्टनर जो गुडविल प्रोवाइड करते हो, ये सब इसमें आएगा करंट अकाउंट में। मतलब इन एक तरीके से जो भी चीज़ रह गया है वो सब हम कहाँ लेकर आएंगे, करंट में। तो लेके आते हैं करके। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। यहाँ प्रॉफिट हुआ था ना, बिकॉज प्रॉफिट है, ध्यान देना, प्रॉफिट है जो कि इधर होता है डेबिट साइड में, तो वो इधर कहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड इधर आएगा। नाम क्या आएगा, बाई रीवैल्यूएशन, और लिखो ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना अमाउंट है, 15, 10 एंड लास्ट क्या है, 5। ध्यान देना, जो रिटायर कर रहा है उसकी भी यहाँ बात करोगे। हालांकि मुझसे गलती हो गया, हम बी का जो बैलेंस था अगर ऊपर नहीं लिखे तो यहाँ लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, एरो बना लो, यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD। बी का लिखो कितना बैलेंस था, 2,40,000। इसको ऊपर लिखना, बट हम लिख दिए नीचे, कोई इशू नहीं है, उससे मार्क्स नहीं कटता इस पर। खैर ये तो सिंपल था, बैलेंस आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आ गया। अब हमारा अल्टीमेटली जिसको मैंने इग्नोर कराया था स्टार्टिंग में, बैलेंस शीट को, है ना। अब जाके देखो क्या उसमें कोई रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस कुछ भी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट्स में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं लायबिलिटी, मुझे एक नाम दिख रहा है सिर्फ, कौन सा नाम, जनरल रिजर्व। देखो इसी क्रम में सॉल्व करो, कभी गलती नहीं होता है। तो अब रिजर्व यहाँ लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है, 180। उस 180 को तुम्हें बांटना होता है इन द ओल्ड रेशियो, भूलना मत इस बात को। तो 180 को जब बांटोगे इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। यहाँ तुम भले बी का काट चुके हो, बट स्टिल हमारा ओल्ड 3:1 ही कहलाएगा। तो 180 को 1,80,000 को 3:1 कोई बांटा है, 90। नेक्स्ट एंड एक और 30, ठीक है। तो ये भी हो गया, रिजर्व भी हो गया। अब बचा रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देने की बात, जिसका तुम्हें क्वेश्चन में जिक्र किया था। देखो ध्यान देना, अगर फर्म के वैल्यूड गुडविल दिया है तो वहाँ से उस रिटायर्ड पार्टनर को जितना गुडविल मिलना चाहिए वो तुम निकालोगे फिर, और फिर उसका एंट्री पास करोगे। क्योंकि ये जो एंट्री बना है यही एंट्री इसमें आने वाला है। बस कैसे आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे, जो बी यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड में, यहाँ कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, इधर 2B करंट अकाउंट। बस अमाउंट कहाँ लिखोगे, अमाउंट लिखोगे जिनसे पैसा मिल रहा है, ए और बी से मिल रहा है ना। बी को पैसा दे कौन रहे हैं, ए और सी, सॉरी बी को पैसा दे कौन रहे हैं, ए और सी। तो उन दोनों का अपना खुद का जो कैपिटल है घटेगा बढ़ेगा। अगर ए और सी दे रहे हैं तो उनका अपना घटेगा ना। और मैंने बताया जब भी पार्टनर्स कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उनका कैपिटल कहाँ लिखाता है, डेबिट में। तो यहाँ देखो बिकॉज ए दे रहा है और सी दे रहा है तो उनका जो खुद का कैपिटल घटने वाला है ना, तो जो अमाउंट है 45, 15 यहाँ लिखाएगा, 45 एंड 15। सिमिलरली अब ए और सी डेबिट में है, यहाँ कहाँ आएंगे, क्रेडिट में। ऐसे बाई ए करंट बाई सी करंट, तुमने बी कहते हो हम गड़बड़ कर दिए।
और ये दोनों ही पैसा दे किसको रहे हैं, बी को, तो अल्टीमेटली जो बी का कैपिटल बढ़ जाएगा तो अमाउंट जो है वो बी के नाम में लिखाएगा इस तरह 45 एंड 15। मैंने लाइन थोड़ा छोटा बना दिया है तो अमाउंट तो हम साइड में लिख रहे हैं, ध्यान देना। अल्टीमेटली ये ध्यान देना कि इसका बनता है कॉन्ट्रा एंट्री रिटायरमेंट वाले केस में, यहाँ सी लिख लो याद करने के लिए। ये जो कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्सेप्ट था वो एडमिशन में नहीं था, अगर ध्यान दियोगे वहाँ था ही नहीं, वहाँ तो वो था ना प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो वहाँ पे वो ऑर्डर आता ना, बट यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनता है, इस बात को भूलना मत, सी लिख लो यहाँ पे। चलो अब इसके बाद क्या कुछ भी हमारा क्वेश्चन बच गया इंफॉर्मेशन, एक बार सोच लो। जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन था, रिवैल्यूएशन का लाना, बैलेंस लाना एंड आफ्टर दैट रिजर्व सरप्लस लाना, और उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड उनका कैपिटल बैलेंस लेके आना, सब कुछ होने के बाद अब एक्स्ट्रा कुछ अगर दिया होता हम लोग सवाल मिल जाता। और तुम्हारे पता है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इसके बियॉन्ड ज़्यादा हार्डनेस करता ही नहीं है, इसी लेवल तक कंटेंट देगा। हाँ, इसका जो लास्ट पॉइंट था जहाँ पे तुमसे कह दिया था कि भाई बी को पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 50,000। बी को जहाँ तुम पेमेंट करोगे तो एक तरीके से पैसा बी को मिल रहा है ना, जब पैसा बी को मिल जाएगा तो उसका कैपिटल घटेगा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? जब तुम पे कर, मान लो बी को पे करना था 50,000, बी को पे करना था 5 लाख रुपया, तुम उसको 50,000 दे दिए, तो अब कितना बी का बचा अमाउंट, 4 लाख। तो ये घटा बढ़ा, दोबारा कह रहा है बी को मान लो देना था 5 लाख, तुम उसको 50,000 पे कर दिए कैश, तो अब जो बी का कैपिटल अमाउंट है जो शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, कितना शो करना चाहिए, अब घटना चाहिए, हाँ है ना। तो मतलब एक तरीके से जहाँ बी को पैसा मिलेगा कैश, तो ऑलवेज उसका अपना कैपिटल क्या होगा, तो मतलब जो पेमेंट का एंट्री है वो इधर आता है, क्योंकि बी को मिल रहा है ना, तो जो पेमेंट का एंट्री था 50,000 लिखा क्वेश्चन में ना, यहाँ लिखोगे इस तरह से टू कैश अकाउंट, और किसको पेमेंट किया गया है, बी को। ये भी हो सकता था कि क्वेश्चन में कहता कि 50,000 छोड़ो, बी को टोटली पे कर दो। अभी टोटली पेमेंट क्या होता है, हाँ तो ठीक है, तो ये जो पूरा बी का यहाँ से बैलेंस आएगा, यहाँ से जो भी पूरा बी का बैलेंस आएगा ये पूरा सॉल्व करने पे ऐड कर लो, दैट विल बी द टोटल बीस कैपिटल अकाउंट जो बी को पे होना है रिटायरमेंट टाइम पे। अगर कंप्लीट पेमेंट की बात कह रहा है तो जो पूरा अमाउंट आएगा ऐड करने पे यहाँ लिखो सीधा टू कैश, काम खत्म बी का। बट यहाँ पे टोटल पेमेंट नहीं कह रहा है, सिर्फ 50,000 कहा था, और फिर क्वेश्चन में कहा है जो रह गया बी को पे करना स्टिल नाउ, उसको कह रहा है बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो बैलेंस आएगा वो क्या है एक्चुअली, वो अमाउंट है जो भी बी को देना रहेगा, मतलब बी पाने वाला है बस। अब वो जो नाम होगा जितना रह गया पे करने के लिए वो कैपिटल अकाउंट ना कहला के क्या कहलाएगा, लोन अकाउंट। कोई ऐड किया इसको, वो देना कैलकुलेटर पीछे ना ऊपर रखा है 3,70,000 सही क्यों, आंसर देखिए क्या बुक बी का कितना आ रहा है लोन अकाउंट, यहाँ 320 लिखा है जी। हाँ, तो ये टोटल 370 अच्छा 370 माइनस 50 कितना होता है, बी का जब इतना ऐड किए तो आ रहा है 3,70,000, 370 माइनस 50 कितना हो जाएगा 3,20,000। मतलब बी को अभी भी इतना पे होना है, और उसी अमाउंट को पेमेंट करने के बजाय क्वेश्चन में क्या कह दिया, इस बार लिखा है क्वेश्चन में, याद करो मैंने कहा था क्वेश्चन में पहले बताया था, लोन की बात बहुत बार कह देता है, तो यहाँ पे पेमेंट कहाँ चला गया उसका, लोन में। अब पता जहाँ वो लोन में गया बी से मतलब नहीं, अब यहाँ पे बच कौन गए, ए और सी, और बिकॉज ए और सी नॉर्मली बचे हैं फॉर्म के अंदर, तो उनका जो बैलेंस है वो भी निकालो नॉर्मल तरीके से। ए का सी का जरा बैलेंस निकालो कितना आएगा, और जो भी बैलेंस आएगा यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी, बस ये ध्यान देना ये बैलेंस कहलाएगा करंट बैलेंस, और ये जो बैलेंस था ऊपर ये क्या हमारा बैलेंस था कैपिटल बैलेंस, तो फ़र्क है। ए का और सी का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व कियो, इसका 1,05,000 आंसर देख के बता रहे हो सही में। ए का करंट बैलेंस दिया है, कहाँ गया, नहीं जी उतना आ रहा है 60,000 आ रहा है, ये देखो 90, पागल हो गया। तो तुम मुझे टोटल क्यों कह रहे हो बार बार, सॉल्व कर बताओ ना, सॉल्व किए ये तुम्हारा आएगा 1,5, वो तो ठीक है 1,05,000 माइनस करो 45 कितना आता है, सी का 20,000 आएगा, ये आएगा 60,000, और कितना सी का आएगा 20,000। खत्म। ये उनका आगे करंट बैलेंस।
अगर क्वेश्चन हमारा उस कैटेगरी का होता नॉर्मल क्वेश्चन, तो जो मैंने ऊपर अलग से किया है इकलौता बैलेंस ऊपर लिखा हुआ उसमें मर्ज रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ अलग करना पड़ गया, उससे कोई इशू नहीं है, बस यहाँ जो मैंने अलग किया वहाँ मर्ज करना पड़ जाता। खैर ये एक नॉर्मल सवाल है। अब पता है यही सवाल तुम्हारे सेम सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, बस जानते हो उसमें क्या कंडीशन किया हुआ है, एक चेंजेस कर दिया है। मतलब यही सवाल अगर तुम्हें मुझे कराना हो बोर्ड के लेवल का, इस पूरे सवाल में मुझे एक चेंज करना है सिर्फ, वो सवाल पे बन जाएगा बोर्ड वाला। लेकिन वो कंफ्यूजन ना होने पाए, पहले इतना देख लो, अगर टाइम बचेगा तो विद इन 5 मिनट वो बता देंगे हम। देखो उसको पहले सुनो, अगर मुझे अब इस सवाल में एक चेंज करके तुमको ये सिखाना हो कि ये सवाल एक्चुअल बोर्ड का सवाल कैसे बन सकता है, पता है इसमें क्या होगा? ये जो नॉर्मल तुमने सीखा अभी तक, इसमें तुमने बी का सेटलमेंट कर दिया कुछ पे करके, और जो बाकी रिमेनिंग कहाँ चला गया? लोन में, काम खत्म बी का। अब जो ए और सी हैं वो चाहे तो अपने इस कैपिटल अमाउंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रीएडजस्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहेगा तो करना होता है, लाइक ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है कि आफ्टर ऑल द सेटलमेंट ऑफ बी का पूरा करने के बाद ए और सी वांट दैट देयर कैपिटल कंबाइंड कैपिटल शुड बी 1 लाख। अभी कितना कंबाइंड करते हैं? 60 और 20 कितना होता है? अभी उनका कंबाइंड 80 है, वो चाहते हैं 80 ना होने पाए, वो कितना चाहते हैं? वो हो जाए 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, और उस 1 लाख को भी वो चाहते हैं इन द न्यू रेशियो में दिखे। तो अगर ऐसा कभी कंडीशन कह देगा रिटायर्ड पार्टनर के जाने के बाद, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल को लेके कुछ ऐसी बातें क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो कभी भी उसको यहाँ सॉल्व मत करना, उसको पहले वाइंड अप करके, मतलब इसको यहाँ ब्रेक करके इसको यहाँ रोक दो, ये तो खत्म हो चुका है। और रोकने के बाद ये जो पार्ट है सफलिंग वाला, वो अलग से करो। कैसे? सिर्फ ए का और सी का नीचे ले आओ पहले, बैलेंस बाई बैलेंस बी डी कितना था? ए का, और कितना था सी का? अब मैंने अभी तुम्हें से क्या क्वेश्चन चेंज कराया, दैट ए और सी वांट दैट उनका जो कैपिटल है वो हो जाए 1 लाख इन द न्यू रेशियो। तो अगर बांटोगे तो कितना आएगा? ये कितना ए का आएगा? 75। ये कैसे आ रहा है? 1 लाख इंटू 3/4, और कितना सी का आएगा? 25। मतलब वो चाह रहे कि उनका इतना कैपिटल होना चाहिए, ना कि इतना जो यहाँ रैंडम आया था सॉल्व करने ऊपर। तो मतलब दे वांट दैट उनका जो कैपिटल है वो दिखना चाहिए कितना? 75 एंड 25। तो ये बताओ, जब ए और सी ने अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करके कुछ ऐसा बना दिया, ये 1 लाख का फिगर मैंने अपने मन से लिखा है, तुम्हारे एग्जाम में भी लिखा हो सकता है, एक अमाउंट दे देगा, कह देगा कि उसी अमाउंट को उनका कंबाइंड मान के उसको बांटिए न्यू रेशियो में। तो मैंने बांटा न्यू रेशियो में इतना आया, तो मतलब ए का इतना, सी का इतना होना चाहिए, जितना पहले डजंट मैटर टू मी। तो अब ये जो गैप दिख रहा है, जो गैप दिखना एक्सेप्टेबल था, तो 60 यहाँ है, 75 यहाँ है। अगर इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस कहाँ जाएगा? उधर। अब यहाँ पे जब बैलेंस आएगा, 2 चॉइस है, या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि उस गैप को वो पैसा लेके जा रहे हैं या पैसा लेके आ रहे हैं। अगर गैप इधर आ रहा है, दिस इंडिकेट उनको पैसा लाना होगा, एंड कॉमन सेंस भी है, 60,000 उनका पहले से ही है, बट दे वांट उनका 75 हो जाए ए का, तो बढ़ रहा है ना, दे हैव टू ब्रिंग द कैश इन द फर्म। कितना? 15,000। मतलब ए को इतना लाना पड़ेगा, और सी का अगर निकालोगे तो इनको भी लाना पड़ रहा है 5,000 टू मेक 25,000, है ना। ये भी हो सकता था, यहाँ लिखा है मान लो 15,000, यहाँ लिखा है 20,000, तो बैलेंस यहाँ आता, तो यहाँ 2 कैश लिखा था, विच इंडिकेट वो कैश लेके जा रहा है। जो भी कंडीशन बन जाए, कोई फिक्स नहीं क्या बनेगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, इसी को बोलते हैं एक वर्ड, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा, आगे आगे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शनेट कैपिटल कॉन्सेप्ट, जहां पे रिमेनिंग पार्टनर्स एक्चुअली अपने कैपिटल को रीएडजस्ट कर रहे हैं एक न्यू रिटायर्ड पार्टनर जाने के बाद, और वो रीएडजस्टमेंट का कंडीशन क्वेश्चन में लिखा होता है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इस तरीके का। मैंने आज ये हिंट कर दिया कि अगर ये सीख गए ना, अब ध्यान सुनना, ये चैप्टर का जो मेन टॉपिक था, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, डेथ भी अलग टॉपिक है।
रिटायरमेंट का अभी एक अप्रोच लोन वाला भी है। यहाँ जो तुमने बड़ा मन से ये ओपन कर दिया लोन अकाउंट बी के नाम से, इस लोन अकाउंट का पेमेंट भी एग्जाम में आता है। इस लोन अकाउंट का पेमेंट करो, ये भी क्वेश्चन में लिख के आता है। तुम्हें बना बनाई अमाउंट दे देगा एक क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें इतना सॉल्व नहीं करना है, ये पूरा बना बनाया दिया रहेगा, बस क्या देगा इसको पेमेंट कर दिखाइए। तो जो पेमेंट वाला बात है वो हम लोग सीखेंगे आगे चल के। बाकी रिटायरमेंट का जो अल्टीमेट सवाल था वो इसी टाइप का है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली एक रिटायर्ड पार्टनर का सेटलमेंट करने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को प्रपोर्शनेटली भी अपने में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कहा होता ना तो इतना हम करते ही नहीं। मेरा सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पिकअप इसीलिए किया कि तुम्हें रिकॉल करा दे 33 क्वेश्चन नंबर जो पीछे पढ़वाए थे हम, और तुम्हें एक जो आगे पढ़ाने वाले हैं कल इस टॉपिक को वो तो हिंट दे पाए। बाकी कल जब फिर मिलेंगे तो इस टाइप सवाल एक और पिकअप करेंगे हम, ठीक है। इतना उतार लो, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।